हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए आज के इस क्लास में रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सेकेंड जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है, क्लास 9-10 सामाजिक विज्ञान। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास को ध्यान से देखिए। साथ ही अगर आप 6 to 8 और 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहना चाहेंगे कि आप इस क्लास को देखिए 6 to 8 और 1 to 5। इसके लिए भी आपका प्रैक्टिस सेट है, आप उसे भी देखेंगे, लेकिन इस क्लास को भी आप देखिए। आपके एग्जाम में आपका काफ़ी अच्छा खासा नंबर इस क्लास से भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं, फिर हम लोग पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसको भी देखेंगे। प्लेलिस्ट में आकर के आप चेक कर लीजिएगा। तो आइए टीआरई 4.0 के लिए देखते हैं क्लास, जो कि सेट नंबर अपना है 3। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है, कह रहे 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ये बात किसने कही है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होता है, गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा ये बताइए, गोविंद वल्लभ पंत साहब जो हैं क्या थे? ध्यान है आपको? देखिए ये जो आपके गोविंद वल्लभ पंत साहब थे ना, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? यूपी के फर्स्ट सीएम रह चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। डेट क्या है? 27 अगस्त 1947 को। डेट माइंड में सेट करिए। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस हो रही थी। उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ठीक है, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति होती है ऑप्शन नंबर सी 1789, 1789 में बताइएगा। ध्यान होगा लुई 16वें थे, उनके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह का प्रॉब्लम होने लगा था, है ना। 175 वर्षों के बाद फ्रांस में जो उसका मीटिंग होता था, ध्यान होगा आपको, जनरल का जो गठन करके बैठक किया जाता था, वो 175 वर्षों के बाद हुआ था। डेट था 5 मई का। डेट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 मई का। 5 मई 1789 को वर्साय में स्टेट्स जनरल का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था और इसी बैठक ने क्रांति को वही कि जन्म देने का काम किया था। ठीक है। नंबर 73 कह रहा है, बुद्ध चरित का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपको पता है, अश्वघोष बताना होता है। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित को कहते हैं, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? अगर यह पूछ लिया जाए तो यह भी आप याद रख लीजिएगा, वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष कहाँ के रहने वाले थे? अगर यह पूछ ले तो क्या बताइएगा? आपको पाटलिपुत्र बताना होता है, पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। अश्वघोष का और कुछ पुस्तक है, कौन सा? ललित विस्तार, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद, ये याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर हरिसेन है पहला ऑप्शन में। हरिसेन से जुड़ा हुआ कुछ याद है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी ना। वसुमित्र, इन्होंने क्या किया था? महाविभास सूत्र पुस्तक किनका है? इन्हीं का है, वसुमित्र का है। वसुमित्र का क्या है? महाविभास सूत्र है। नंबर 74 किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल थे वे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किसने? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल पाल वंश जो कहाँ पर? बंगाल में था, वहाँ के शासक थे। कब से कब तक शासन किए थे? 770 से 810 ईस्वी तक शासन किए थे धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी के जो प्रसिद्ध बौद्ध विहार है उसकी स्थापना किए थे। अच्छा आपसे पूछा जाए कि जो
पाल वंश है, इसकी स्थापना किसने और कब किया था? तो आप संस्थापक जानते हो कि गोपाल ने किया था, है ना, संस्थापक थे, लेकिन कब? तो 750 में आप याद रख लीजिएगा। देखिए 750 में गोपाल पाल वंश की स्थापना करते हैं। धर्मपाल 770 यानी कि 20 वर्षों के बाद शासक बनते हैं। कब तक रहे थे? तो 810 तक रहे थे, यानी कि इधर आपका 30-10 40 साल तक वो रहे थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए कितना अच्छा है, 750 में स्थापना, 20 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति बनता है जिसका नाम है क्या? धर्मपाल। 20 वर्ष के बाद बना, 40 वर्ष तक रहा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त के बारे में अगर पूछे, गुप्त वंश के शासक थे, 414 से 455 ईस्वी तक ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष कितना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया? तीसरा 1765 आपको ध्यान रखना होता है। देखिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कब? तो 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। 22 अक्टूबर 1764 का डेट आपको ज़रूर याद होगा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की एक सेना मिल गया था, तो बक्सर के युद्ध में उनकी हार होती है। अंग्रेज ने हराया था इन तीनों को, ठीक है। अंग्रेज सेनापति उस वक्त कौन थे? तो हेक्टर मुनरो आपको ध्यान रखना होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो थे, इन्होंने उन लोगों को हराया था। इसके बाद डेट आता है 12 अगस्त का, ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त 1765, जो ये आप 1765 देख रहे हो, तो 12 अगस्त था मंथ और 1765 इस डेट को अपने फरमान के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा है इसकी अस्थाई दीवानी दे दी थी, आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा एक बात यहाँ पर और आप ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय जिसे अली गौहर भी कहते हैं, इन्हीं के शासनकाल में ना 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 76, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तीसरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड नाम था उनका। और असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले जो जज थे उनका नाम CN ब्रूमफील्ड आपको याद रखना है। अच्छा अगर याद नहीं रहे तो क्या तरीका बन सकता है? देखिए जो बापू थे, गांधी जी थे, वो पता है ना कहाँ पर रहते थे? ज़्यादातर फील्ड में रहते थे, नहीं रहते थे प्रचार प्रसार करने के लिए, आंदोलन करने के लिए कहाँ पर रहते थे? फील्ड में। तो महात्मा गांधी पर असहयोग के बाद अगर चलेगा मुकदमा तो फील्ड, ब्रूमफील्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 77 कह रहा है इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक सही है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, चीन का राजदूत नियुक्त किया, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता कहाँ का था? तो अरब का यात्री था। कहाँ का? अरब का था। यात्री, विद्वान, लेखक सब कह सकते हो। जन्म अफ्रीका के मोरक्को में आया था, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम पूछेगा तो अब्दुल्ला इब्न बतूता करके था इनका, ठीक है। दिल्ली आए थे ये, दिल्ली मतलब 1333 में दिल्ली का काजी, ये आप ध्यान रखिएगा, बने थे। नंबर 78 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए किसने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा पहला, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वर्ल्ड फेमस है कैलाश मंदिर, ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर कहाँ पर? तो आपको याद रखना होता है महाराष्ट्र की एलोरा गुफा में है। यह जो मंदिर है एलोरा की गुफा संख्या कितना में है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 16वें में आपको बताना होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 79,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत आप जानते हैं। 1833 आपको ध्यान रखना है। और जानते हैं दोस्तों, एक क्लास में मतलब पहला वाला जो क्लास था ना, उसमें किसके बारे में था, किसी एक व्यक्ति के बारे में था। अभी आगे बात करेंगे, पहले देख लीजिए। 1833 का चार्टर्ड एक्ट था, ध्यान रखना होता है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उस वक्त कौन थे? तो विलियम बेंटिक आपको बताना होता है, तो वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनते हैं। 1813 वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको ध्यान रखना है, हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी 13 वाले एक्ट में। किस पर? शिक्षा पर। 1853 का चार्टर्ड एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, यह भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद नहीं आया था, ठीक है। और 1773 का चार्टर्ड एक्ट था, 1873 का धत्तेरी, देखिए 1773 पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, इसके तहत 1 वर्ष के बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना मतलब क्या कहा जाए, समझ ही रहे हैं, कहाँ दिमाग उड़ जाता है, कुछ पता नहीं चलता है इंसान का। चलिए नंबर 80 पर आइए। वैसे आप लोग भी सवाल पढ़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो खास करके पता नहीं क्यों। चलिए बताइए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940 में आपको बताना होता है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित, मतलब 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, 1940 में बताना होता है। डेट था 23 मार्च का, 23 मार्च 1940 को, ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पर? तो यही लाहौर में हो रहा था, ठीक है। पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो वो जिन्ना करने वाले व्यक्ति थे, ठीक। 23 मार्च 1940 का डेट आप एक चीज़ के लिए याद रख सकते हैं। किस चीज़ के लिए? तो वह था पाकिस्तान दिवस। 23 मार्च 1940 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर पूछे पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा 1933 में, यानी कि इस अधिवेशन के 7 साल पहले 1933 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले छात्र जो थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने ही पाकिस्तान शब्द का यूज किया था। कह रहे कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? पहला सर विलियम जोन्स, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होता है आपको कि कब किया गया था इसकी स्थापना, अगर यह पूछे तो ये ईस्वी आप याद रखिएगा, 1784 में हुआ था। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है, बताइए। देखिए, नागर है, द्रविड़ आप जानते हो। क्या गॉथिक शैली आपने देखा है कहीं? नहीं। तो गॉथिक शैली 3 कोना वाला, तिकोना कहते हैं, मेहराब वाला यूरोपीय शैली था, आपको ध्यान रखना होता है। कौन सा? यूरोपीय शैली बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। नेपोलियन अंतिम रूप से किस वर्ष पराजित हुआ था? ऑप्शन नंबर तीसरा 1815 में बताना होता है। नेपोलियन अंतिम रूप से 1815 में। डेट आप याद रख लीजिएगा, 18 जून 1815 को। मित्र राष्ट्र कौन कौन? प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और आपका ब्रिटेन, इन सब ने मिल करके नेपोलियन के बीच में, और ये मतलब ये सब थे, और नेपोलियन के बीच में वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेपोलियन हार गया था। सेंट हेलेना द्वीप आपको याद होगा, वहाँ पर उसको भेजा जाता है। और 5 मई 1821 का डेट आपको याद रखना होता है। उस दिन क्या होता है?
इसकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु आपको याद रख लेना है। ये जो भी बात आपको बताया गया ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही रखना है। बताइए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? देखिए कृष्णदेव राय जो है ना 1509 से 1529 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, याद करिए कोई व्यक्ति है इसमें से? बाबर 1526 से 30 तक, याद है ना? तो यही इसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके? बाबर के समकालीन बताना होता है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महान शासक हुए थे। विजयनगर की स्थापना 1336 में किसने? हरिहर और बुक्का ने किया था। राजधानी कहाँ थी? तुंगभद्रा नदी पर हम्पी आपको बताना होता है यहाँ पर था। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे कहते हैं? पहला वुड डिस्पैच को कहते हैं। वुड का डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्यों? क्योंकि चार्ल्स वुड ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना होता है। ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी के नाम आप याद रख सकते हो। 1854 में वो थे, वुड डिस्पैच को लागू किए थे। इसी के तहत जिला में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल आया था, जो फेमस नगर था। वहाँ पर सरकारी कॉलेज कब? 1857 में आया था। किसके लिए? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के लिए एक एक विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे कि बताइए लोक सेवा आयोग की स्थापना लंदन में हुआ था कब? तो बता पाएंगे? 1854 में लंदन में वुड डिस्पैच आया था। ये लोक सेवा आयोग आया था। ठीक है, और इसके अगले वर्षों के बाद 1855 से आपको बताना होता है कि प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुआ था। तो बताइए कौन सा मुगल सम्राट स्मारक जो है उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया है? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए, अच्छा हाँ दोस्तों, जैसा ये ध्यान दें कि जो कह रहे थे ना लास्ट वाले क्लास में, मतलब क्लास नंबर जो पहला था ना, उसमें हुआ क्या, जैसे फाहियान के बारे में आपको ध्यान होगा। सबसे पहले फाहियान भारत आया, फिर ह्वेनसांग, है ना, और उसके बाद थॉमस रो। तो फाहियान ना 399 में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन कब आया? 629 में आया था। और जो सम्राट ये जेम्स प्रथम के राजदूत थे थॉमस रो, वो 1615 में आए थे। ये एकदम लिखा गया था सही, बोला गया था थोड़ा सा गलत है ना। 399 है ना, यहाँ पे लगता है 300 शायद 39 कह दिए थे। लिखा हुआ सही था, सब कुछ सही था, लेकिन जो बोले थे वो शायद थोड़ा सा गलत हो गया था। तो आपको ध्यान रखना होता है क्या कि फाहियान 399 में आते हैं। ठीक है, ह्वेनसांग ये फाहियान, ह्वेनसांग आए थे 629 में। बस इन दोनों बात को ध्यान रखना होता है आपको, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था। चलिए बताइए कौन सा कह रहा है कि मुगल स्मारक जानते हैं? जो भी लोग शायद आप में से नए जुड़ रहे हैं उसका दिक्कत क्या है, क्लास जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो कभी कभी पीछे से ना जो साउंड वगैरह आपको सुनाई देता है, कभी कुछ बेचने वाला, कभी कुछ काफ़ी तेज़ चिल्लाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है, उसके बाद थोड़ा सा हो जाता है उल्टा पुल्टा। कह रहा है 1983 में यूनेस्को के द्वारा, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल है अपना। ठीक है, ताजमहल सही जवाब हो जाएगा। जैसे आपका लाल किला है, इसको भी 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको भी किया जा चुका है। कब? ये 1993 में हो चुका है। ताजमहल कब हुआ था? 1983 आपको बताना है। 1983 में और है, जैसे में ताजमहल के अलावा एलोरा की गुफ़ा, अजंता की गुफ़ा, आगरा का किला, इन सबको 1983 में यूनेस्को स्थल में शामिल किया जा चुका है। कह रहे
किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंध कर दिया गया था? लॉर्ड वेलिंगटन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के अधिवेशन पर बैन लगाया था। यह अधिवेशन कब होना था, कहाँ होना था? 1932 में होना था। कहाँ पर होना था? तो 32 में बनारस में होना था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक सो रहा? 31 से 36 तक रहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना है। और 36 में एक महत्वपूर्ण काम हुआ था, अखिल भारतीय किसान, लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंध, ये तो देख चुके हैं ना, मतलब नंबर आ जाइए 88 पर। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बताइए कौन बना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ब्लामफील्ड फुलर। आपको बताना होता है, ध्यान दीजिए, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का पहला गवर्नर ब्लामफील्ड फुलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ रहा? ऑप्शन नंबर तीसरा, इटली आपको बताना होता है। पुनर्जागरण का केंद्र इटली बताना होता है। कोलंबस ने 1492 में कौन से स्थान की खोज की थी? यह आप कमेंट करके बताइए, कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी, कब? 1492 में कह रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पर। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है, कहाँ से मिला है बताइए? सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है कहाँ से? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है, इसका लंबाई पूछे 11.88 मीटर, चौड़ाई पूछेगा 7.1 मीटर, गहराई पूछेगा 2.43 मीटर बताना होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, इसे आप जानते ही हैं। आ जाइए, बताइए 92 पर। जोसेफ मैजिनी निम्न में से किस देश का था? बताइए, जोसेफ मैजिनी कहाँ का था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली का रहने वाला था। मैजिनी इटली का रहने वाला था। ऋग्वेद देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? आप जानते हो, इंद्र आपको बताना होता है। ऋग्वेद में 33 देवता के बारे में बात किया गया है। ठीक है, देवता इंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 250 इनके लिए श्लोक दिया गया है। दूसरे नंबर पे अग्नि है, 200 श्लोक है उसके लिए। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव का जन्म कहाँ पर? आपको अयोध्या बताना होता है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह अगर पूछे क्या है, तो आपको क्या बताना है? सांड आप कह सकते हो, या फिर आप बैल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। मैटरनिक यूरोप के किस देश का नेता था? मैटरनिक कहाँ का था? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए। टाइम भी आपको अच्छा खासा दे रहे हैं सोचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होता है, ऑस्ट्रिया का। मैटरनिक कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। राजनेता कहिए, राजनीतिक कहिए, चांसलर कहिए, आप इसे कह सकते हो। 1815 से 1848 तक का जो समय है ना, उसे मैटरनिक युग के नाम से आप जानते हो। यूरोपीय इतिहास को मैटरनिक युग अगर पूछे, यूरोपीय इतिहास का मैटरनिक युग कब से कब तक? 1815 से 48 तक आपको बताना होता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पहला सही जवाब होगा ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर किया गया था यह पूछे तो आपको पुणे बताना होता है। ठीक है, ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी, आपको नाम याद रखना होता है, 1873 में ही पुस्तक की रचना की थी।
और ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई थी, यह भी आपको ध्यान रखना होता है। इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था? इल्बर्ट बिल, तो ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है। कौन थे? लॉर्ड रिपन बताना होता है, ठीक है। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883-84 में। और रिपन का कार्यकाल कब से कब तक? 1880 से 1884 तक रिपन का कार्यकाल रहा था। बताइए, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण कर दिया? जापान ने किया था, पहला सही जवाब हो जाएगा। डेट क्या था? 7 दिसंबर, ठीक है। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा की और 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर तो बम गिरा करके ध्वस्त ही कर दिया, आप जानते हैं। नंबर 100 पर आ जाइए। वर्ष 1909 में करजन वायली किसके हाथों मारा गया? ऑप्शन नंबर बी मदन लाल ढींगरा सही जवाब हो जाएगा। 1909 में करजन वायली मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो 13 अप्रैल, आप जानते हो, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। बताइए, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? 21 अक्टूबर 1943 को बताना होता है। 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में, आपको ध्यान रखना होता है। और 4 जुलाई 1943 का ध्यान हो डेट, अगर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर का पद ग्रहण किए थे, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। बताइए, म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? जर्मनी था, इटली था, लेकिन रूस को नहीं किया गया था। म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रण नहीं मिला था। कब हुआ था ये पता है? तो 29 सितंबर 1938 को आपको बताना होता है म्यूनिख समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नंबर 104। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड के हेग शहर में, आप अच्छे से इसे जानते हैं, पहला सही जवाब हो जाएगा। इसमें 15 जज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं राजशाह पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, ईरान का। रजा शाह करके है, रजा शाह पहलवी ईरान का सुधारवादी शासक रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहे संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तीसरा, ILO आपको बताना होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की ILO एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार का संवर्धन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर यह आपसे पूछ ले तो आपको जेनेवा बताना होता है। कहाँ पर है? जेनेवा आपको बताना होता है। कह रहे पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 तक पहला अफीम युद्ध हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच में चला था, यह भी आपको ध्यान रखना होता है। किसके? ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? पहला सही जवाब हो जाएगा, पेरिस की संधि से। 1856 का ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक है। क्रीमिया के युद्ध का अंत पेरिस की संधि के तहत हुआ था। कौन, कब? 1856 में। क्या? तो क्रीमिया का युद्ध कौन से संधि? पेरिस की संधि के तहत हुआ था। निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी आपको बताना होता है। देखिए, जर्मनी, इटली और जापान, ऐसे याद रखिए, जर्मनी, जापान और इटली, जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र का संज्ञा इन सबको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट सवाल कह रहा है यहाँ पर सेट नंबर 3 का,
रोमन साम्राज्य में निम्न में से किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था? रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, ईसाई को। रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य का एक क्रूर शासक था, उसका नाम क्या है? आपको नीरो बताना होता है। क्या? नीरो बताना होता है। रोमन साम्राज्य का क्रूर शासक नीरो सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीट नंबर 3 हिस्ट्री का सेक्शन था होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा। अगर आप बीपीएससी टीचर फिर से कह रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपके लिए क्लास आ रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। 2 थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देखे हो अभी ही टच करके ज़रूर देख लीजिए।